नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिए है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिए हमारे पास, यदि VOWEL बराबर 4 6 5 5 3 हो तो CONSONANT बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से इस लेटर का संबंध इस संख्या से दिया है, वही संबंध हम यहाँ पर इस लेटर का संबंध ढूंढेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर इनका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर इनका प्लेस वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर V का प्लेस वैल्यू होगा 22, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 22। उसके बाद O का प्लेस वैल्यू होगा 15, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15। उसके बाद W का होगा 23, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 23। उसके बाद E का होगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। उसके बाद यहाँ पर L का होगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी संबंध यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि अगर हम इस 22 को एक एक अंक करके जोड़े तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 22 को एक एक अंक करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 4, यानी कि डबल डिजिट को हमें सिंगल डिजिट में बदलना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 4। उसके बाद इस 15 को यानी कि 1 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। अब उसके बाद यहाँ पर 5 हमारा एक सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर हम 5 को उसी प्रकार से लिख देंगे। अगर दोस्तों डबल डिजिट रहेगा तो तभी हम उसे सिंगल डिजिट में बदलेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर दिया है 12। अब इस 12 को हम सिंगल डिजिट में लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 3, क्योंकि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 6 5 5 3 यही हमारे सभी अंक यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। इसी प्रकार से अब हम आगे वाले में भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले C का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर C का प्लेस वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर C का प्लेस वैल्यू होगा 3। उसके बाद O का होगा 15, फिर उसके बाद N का होगा 14, फिर उसके बाद S का होगा 16, सॉरी दोस्तों S का होगा 19। उसके बाद O का होगा 15 और N का होगा 14 और A का होगा 1, फिर N का होगा 14 और T का होगा 20, यानी कि 20। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो जो हमारे पास डबल डिजिट में यानी कि 2 अंकों में दिया है उसे हम बदलेंगे 1 अंकों में। तो देखिए यहाँ पर 3 हमारा 1 अंकों में है, तो 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 15 को बदलेंगे हम सिंगल डिजिट में, तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद 14 का होगा 5, 19 का होगा 10 और 10 का सिंगल डिजिट होगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। उसके बाद 15 का फिर होगा 6 और 14 का होगा 5 और 1 को हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 14 का होगा 5 और 20 का होगा 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 6 5 1 6 5 1 5 2 हमारे किस ऑप्शन दिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में यह सभी अंक हमारे पास दिए हैं, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास
ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। बी और सी भाई हैं, डी ई की बहन है, एफ एम की माँ है, ई एम और बी की बहन है, तो सी का एफ से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए आप यहाँ पर पहले लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास बी और सी भाई हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे बी और यहाँ पर बनाएंगे हम सी को, और दोनों भाई हैं तो यह दोनों होंगे चतुर्भुज में, क्योंकि अगर पुरुष रहेंगे तो उन्हें बनाएंगे हम चतुर्भुज से, और अगर महिला रहेगी तो उसे बनाएंगे हम वृत्त में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास डी ई की बहन है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ना तो डी है ना ही ई है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है एफ एम की माँ है, तो यहाँ पर ना दोस्तों ना तो यम है ना ही एफ है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास ई यम और बी की बहन है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बी दिया है, और ई जो है वह यम और एफ की बहन है, तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा ई, और ई हमारी बी की बहन है, तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर हमारे पास दिया है ई जो है यम और बी की बहन है, तो यानी कि इसी लाइन में यम भी होगा। अब उसके बाद आगे यहाँ पर यानी कि अब पीछे चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है डी ई की बहन है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर ई है तो डी भी ई की बहन है, तो यहाँ पर डी को इसी लाइन में बनाएंगे और यह होगी वृत्त में, क्योंकि डी भी होगी बहन यानी कि यह भी होगी महिला। उसके बाद आगे फिर चलेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास एफ यम की माँ है, तो यहाँ पर हमारे पास यम है और इसकी माँ एफ है, तो यहाँ पर एफ होगा ऊपर और यह होगा वृत्त में, क्योंकि यह एक महिला होंगी। उसके बाद अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि सी का एफ से क्या संबंध है, यानी कि सी क्या लगेगा एफ का। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अगर यम की माँ एफ है तो सी की भी माँ एफ होंगी, तो यहाँ पर सी लगेगा पुत्र, क्योंकि सी होगा पुरुष। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि पुत्र होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास 6 व्यक्ति 2 कतारों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक कतार में 3 व्यक्ति बैठे हैं, वे एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे सबसे पहले 2 कतार को और उनका मुंह आमने सामने है, यानी कि 3 लोग दक्षिण की तरफ देख रहे हैं और 3 लोग उत्तर की तरफ। यहाँ पर हम बनाएंगे 3 का मुँह ऊपर और 3 का मुँह नीचे। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास कोमल किसी भी कतार के अंत में नहीं है, यानी कि कोमल किसी भी कतार के अंत में नहीं है, तो यहाँ पर कोमल होगी बीच में। तो यहाँ पर हम दोस्तों कोमल को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, तो यहाँ पर हो गई कोमल। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास कशिश यश के बाईं ओर से दूसरी है, यानी कि कशिश जो है वह यश की बाईं ओर से दूसरी है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे यश को और यश का बायां होगा इस, यानी कि पश्चिम साइड में। तो यहाँ पर होगी कशिश और कशिश को दर्शाएंगे हम के से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास रूबी, रूबी जो कि कोमल की पड़ोसी है, यानी कि रूबी कोमल के बगल में होगी, तो यहाँ पर हम बना देते हैं रूबी को। और उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है कशिश के विकर्ण दिशा में सामने बैठी है, यानी कि रूबी और कशिश विकर्णवत बैठी है, तो यहाँ हमारा यह सही हो रहा है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है सुरेश यश का पड़ोसी है, तो यहाँ पर दोस्तों हम बना लेंगे सुरेश को और सुरेश को दर्शाएंगे हम यश और यू से, क्योंकि आगे अभी सीमा भी है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे दिए हमारे पास सीमा कोमल के एकदम दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर दोस्तों हो गई सीमा और यह कोमल के दाईं ओर है, तो यहाँ से हमारा दोस्तों डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हमसे प्रश्न में चाहे जो पूछेगा हम उसका उत्तर आसानी से दे देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा है हमसे
सुरेश के सामने कौन बैठा है? तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सुरेश बैठा है और उसके सामने कोमल बैठी है। तो यहाँ पर कोमल होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि ए का तात्पर्य जोड़ है, बी का तात्पर्य घटाव है, सी का तात्पर्य गुणा है और तथा डी का तात्पर्य भाग है, तो 18 सी 14 ए 6 बी 16 डी 4 बराबर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इन ए बी सी डी के स्थान पर इन सभी गणितीय संक्रियाओं को रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला हमारे पास दिया है 18, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18। उसके बाद सी के स्थान पर करेंगे हम गुणा और गुणे 14, क्योंकि ऊपर दिया है सी का तात्पर्य है गुणा। अब उसके बाद यहाँ पर ए का तात्पर्य है जोड़, तो यहाँ पर करेंगे प्लस 6। उसके बाद बी का तात्पर्य है घटाव, यहाँ पर करेंगे माइनस 16। उसके बाद डी का तात्पर्य है भाग, तो यहाँ पर करेंगे हम भागे 4। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे भाग को हल, तो यहाँ पर हम 4 से काटेंगे 16 को, तो यह जाएगा 4 बार में। उसके बाद 18 का गुणा 14 में करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? अगर हम दोस्तों 18 का गुणा 14 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 18 का गुणा अगर 14 में करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 252। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्लस 6 और माइनस में 4। उसके बाद अब यहाँ पर हम 252 में अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 258 और माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर होगा 258 में अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 254, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि 50 आदमी 40 बीवरों को 30 दिन में खोदते हैं तो 25 आदमी 20 बीवरों को कितना दिनों में खोदेंगे? तो देखिए दोस्तों यह हमारा मैथ का प्रश्न है। तो देखिए आप इसके लिए एक सिंपल फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला याद करेंगे तो वह फार्मूला है हमारा m1 उसके बाद d1 उसके बाद h1 और बटे में w1 और बराबर में दोस्तों यहाँ पर m2 d2 और h2 यहाँ पर होगा h2 और बटे में W2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इन सभी मानों को रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर हम m1 के स्थान पर रखेंगे 50 को, क्योंकि m माने मैन और मैन माने आदमी, तो यहाँ पर होगा 50। उसके बाद d माने यानी कि d1 माने दिन, तो यहाँ पर दिए 30 दिन, तो यहाँ पर करेंगे गुणा 30 का। उसके बाद h माने घंटा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों घंटा नहीं दिए तो इसे हम रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर बटे में W1 यानी कि कितना कार्य किया गया, तो यहाँ पर दोस्तों 40 कार्य, तो यहाँ पर करेंगे बटे में 40। उसके बाद बराबर में m2 के स्थान पर लिखेंगे हम अगले आदमी को यानी कि 25 आदमी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25। उसके बाद D2 को हमें यानी कि दिन हमें बताना है, तो यहाँ पर हम D2 को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद W2 के स्थान पर रखेंगे हम 20, तो यहाँ पर हो गया 20। अब इसे हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर हम 20 काटेंगे 40 को तो यह गया 2 बार में, और 2 से काटेंगे 50 को तो यह गया 25 बार में, और 25 को काटेंगे 25 से तो यह हो जाएगा 1। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों D2 का यानी कि D2 बराबर हो गया 30, यानी कि 30 दिन और लगेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 दिन होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि
इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या धीमे धीमे से घट रही है, लेकिन आप यहाँ पर अगर माइनस का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर वह नियम लागू नहीं होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम इस 6 में यानी कि इस 66 में 6 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 36, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। उसके बाद 3 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 18, जो कि आगे दिया है। उसके बाद 1 और 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होना चाहिए 8। तो यही 8 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए, तो ये बी होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं। तो देखिए, यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यानी कि कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इनका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, ए का प्लेस वैल्यू होगा 1 और ई का होगा 5। अब उसके बाद डी का होगा 4 और एच का होगा 8। अब उसके बाद यहाँ पर जे का होगा 10 और एन का होगा 14। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8। अब उसके बाद इस दोस्तों हम 4 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 7, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7 होगा और 7 होगा हमारा जी का प्लेस वैल्यू। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 10। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम दूसरी लाइन देखेंगे तो यहाँ पर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि यहाँ पर अंतिम में होगा 11, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बीच में आएगा क्या हमारे पास 3, 3 दूनी 6, 3 तुलक्का 9, यानी कि यहाँ पर होगा G9K। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में G9K हमारे पास दिया है, तो यही होगा राइट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक मानक पासे के 1 से 6 तक के सतह को निम्नलिखित रूप में दिखाया गया है और सतह 4 के विपरीत सतह पर कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा एक मानक पासा है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए, आपको यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि यह हमारा एक मानक पासा है। तो देखिए, अगर दो सतह विपरीत यानी कि दोनों सतहों के विपरीत संख्याओं का योगफल 7 हो तो वह होगा हमारा मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर आपको बताना है 4 के विपरीत। यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा, जिसमें हम जोड़े कि हमें 7 प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 7। यहाँ पर दोस्तों 4 के विपरीत होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी कि सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर नीचे हमारे पास एक संख्या दिया है, यानी कि ब्रैकेट में एक संख्या दिया है और यही नियम हम देखेंगे कि इस चारों ऑप्शन में किसमें लागू करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास संख्या दी हुई है 2, 1, 1। यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिए 16, 8 और 8। अब इसी हम 16, 8, 8 को अगर हम 8 से काटेंगे तो 2, 1, 1, यानी कि 8 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 1, 1 और 2। तो यही हमारे ऊपर भी प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए ही होगा राइट आंसर। आपको आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस व्यन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास दिया है मेजें, कुर्सियाँ, फर्नीचर। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे मेज का
बेन आरेख, तो यहाँ पर हो गया हमारा मेज। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है कुर्सियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुर्सियों का बेन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध मेज के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुर्सी और मेज का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर हम कुर्सियों को बनाएंगे अलग से। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास फर्नीचर। तो यहाँ पर दोस्तों हम फर्नीचर का बेन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध कुर्सी से है कि नहीं या फिर मेज से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी कुर्सी होंगी यानी कि जितने भी कुर्सियाँ होंगी वह सभी फर्नीचर के अंदर आएंगी। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी मेज होंगे वह सभी भी फर्नीचर के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम फर्नीचर का बेन आरेख बनाएंगे इन सभी के बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया हमारा फर्नीचर। अब देखिए दोस्तों, आप ऐसा डायग्राम यानी कि ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसी आकृति दी हुई है। तो यही होगा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके सबसे पहले कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में नो लिखिएगा। और अगर आपको सच में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज की बस नहीं, धन्यवाद।